नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सच्ची कहानियाँ रोनित के साथ। आइए चलते हैं आज के अनाउंसमेंट की तरफ। कल की हमारी कहानी इच्छा पूर्ति सिक्का पर पहला कमेंट एम शिवाजी ने किया था। एम शिवाजी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मौत के खेल कहानी पे हमने जो सवाल पूछा था कि ये स्टोरी हमें किसने भेजी है, इसका सही जवाब दिया है सिमरन जी ने। सिमरन जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। मेरा नाम मनीष है। मैं झारखंड के एक शहर में रहता हूँ और फिलहाल यहीं नौकरी भी करता हूँ, एक बाइक्स के शोरूम में। लेकिन मैं हमेशा से यहाँ नहीं रहता था। इससे पहले मैं झारखंड के ही एक और छोटे शहर में रहता था। वहाँ पे बड़े शहरों की तरह रात में चहल पहल नहीं हुआ करती थी। बहुत जल्दी लोग सो जाया करते थे और यही हमारे लिए सबसे अच्छी बात हुआ करती थी। मैं अपने घर में बाहर वाले कमरे में सोता था, जहाँ से दरवाज़ा खोल के डायरेक्ट मेरे कमरे से बाहर निकला जा सकता था। जब मेरे माता पिता सो जाते थे और रात में जब पूरा रास्ता सुनसान हो जाया करता था, तो मैं चुपके से अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए अपने ही कमरे के दरवाजे को खोलकर बाहर निकल जाया करता था। और हम सभी दोस्त एक सुनसान पड़े तालाब के पास जाकर पार्टी करते थे, मस्ती करते थे और आराम से सुबह होने से पहले पहले वापस भी आ जाया करते थे। और ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं थी। करीब करीब ये सारी चीज़ें सालों से चल रही थी। पहले हम लोग सिर्फ घूमने के और तफरी करने के इरादे से बाहर निकला करते थे, लेकिन धीरे धीरे हमें उस जगह के बारे में एक दोस्त ने बताया और फिर हमें मज़ा आने लगा, क्योंकि बाकी के जगहों पर या सड़क पर घूमते समय पुलिस के पेट्रोलिंग का डर बना रहता था। इसीलिए हम लोग हमेशा से एक ऐसी ही जगह के तलाश में थे जहां पुलिस भी आती जाती ना हो और रात में कोई खतरा भी ना हो। हालांकि घर के आसपास घूमने से कभी किसी ने मना नहीं किया, पुलिस ने भी कभी रोका टोका नहीं, लेकिन वो लोग रात में हमें रोककर पूछने लगते थे कि तुम लोग इतनी रात में क्या कर रहे हो। माता पिता को अगर फ़ोन लगा देते तो हमारा भांडा फूट जाता, जिसके बाद शायद हम लोगों को निकलने भी नहीं मिलता। इसी डर से हम लोग छुप छुप कर करते थे ये सारी चीज़ें। और इसके ऊपर हम लोगों को अब पार्टी करने की भी आदत लग चुकी थी, तो इस वजह से हम लोग और भी ज़्यादा ऐसी जगह की तलाश में थे जहां एकांत में बैठ के आराम से हम लोग पार्टी कर सकें और आराम से वहां से निकल के अपने अपने घर को जा सकें। इसीलिए जब हमारे दोस्त ने हमें वो जगह सुझाया तो हम लोगों ने तो पहले वहां जाकर चेक किया। वो जगह थी भी बहुत सुंदर। तालाब था, तालाब के सामने बैठने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी सीमेंटेड, जिसके ऊपर आप बैठ सकते हो, आराम से पार्टी कर सकते हो, समय बिता सकते हो। हालांकि शाम तक वहाँ काफ़ी लोग आना जाना किया करते थे, लेकिन रात के आसपास वहाँ कोई भी नहीं होता था। गलती से भी कोई परिंदा भी वहाँ पर नहीं मारता था, लेकिन हमें नहीं पता था कि लोग रात होने के बाद वहाँ क्यों नहीं जाते हैं, और यही शायद हमारी सबसे बड़ी गलती थी। हमारे दोस्त ने हमें वो जगह सुझाया और हम लोग भी बिना उस जगह के बारे में जांच पड़ताल किए वहां जाके टाइम पास करने लगे। धीरे धीरे सब कुछ यूं ही चलता रहा। नॉर्मली हम लोग 4 दोस्त ही वहां पे मिला करते थे, लेकिन कभी कभी अगर बाकी के दोस्तों को भी पार्टी करने का मन होता तो वो लोग भी वहां आ जाते थे। कभी कभी तो ऐसा हाल हो जाता था कि 25-30 लड़के वहां जुट जाते थे, सबको शांत कराना और इतने अंधेरे और सन्नाटे में हल्ला ना करने के लिए मनाना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि अंधेरे में और सन्नाटे में अगर धीरे से खुसफुसा के भी कोई बात करे तो दूर तक आवाज़ जाती है और इतने लोगों के आने के वजह से बहुत मुश्किल हो जाती थी शांति बनाए रखना। क्योंकि अगर किसी को पता चल जाता हमारे इस अड्डे के बारे में, तो वहाँ पे हो सकता है कल को कुछ लोग भी आ जाते या हमें भगाने की कोशिश की जाती। इसीलिए
हम लोगों ने कुछ दिनों तक वहां पे मिलना जुलना बंद कर दिया, ताकि बाकी के लोगों को भी यही लगे कि अब ये लोग नहीं आते तो बाकी के लोग भी आना बंद कर देंगे। हालांकि बीच बीच में हम लोग जाकर देखते थे कि क्या कोई आया है या नहीं, लेकिन रोज रोज जाके चेक करने पे भी यही पता चलता था कि हम लोगों के नहीं आने पे भी कोई ना कोई आकर वहां एक राउंड मार के जरूर चला जाता है, क्योंकि उन लोगों को ये लगता था कि अगर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों कोई ना कोई पकड़ा ही जाएगा, जिसके वजह से फिर से पार्टी करने का मौका मिलेगा। इसीलिए बाकी के लोगों को ये जो चस्का लगा दिया था हम लोगों ने, ये अब हम चारों पे भारी पड़ने लगा था। लेकिन हम लोगों में बहुत पेशेंस था। हम लोगों ने इंतज़ार किया काफ़ी लंबे समय तक। इन सारी चीज़ों को ख़त्म होते होते करीब करीब 1 डेढ़ महीना लग गया। लेकिन उसके बाद जब 1 डेढ़ महीने बाद कोई नहीं आता था, फिर मैंने एक दिन जाके देखा तो पता चला हम ही चारों में से एक बंदा वहाँ अकेले खड़ा होकर किसी से बातें कर रहा है। मैंने छुपकर देखना ही सही समझा, क्योंकि मुझे लगा अगर ये बातें कर रहा है तो इसका मतलब कोई है तो ज़रूर, बस मुझे नज़र नहीं आ रहा, या हो सकता है वो छुपा हुआ हो और छुपे छुपे ही इनसे बातें कर रहा हो। काफ़ी देर तक ये बातें यूं ही चलती रही। मुझे इसकी आवाज़ें तो हल्की हल्की सुनाई दे रही थी, लेकिन सामने से कौन बोल रहा था ये पता नहीं चल रहा था। काफ़ी देर तक इसको देखने के बाद मैंने सोचा कि हो सकता है ये किसी और से बात कर रहा हो, या फिर आज पकड़ा गया हो, उन्हीं लड़कों में से कोई आया हो जिसने इसे पकड़ लिया हो, तो आज इससे पार्टी वगैरह का प्लान डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हो, ताकि आगे से भी उसे पार्टी मिलती रहे। फिर दिन में हम चारों मिले और हम लोगों ने बात की। मैंने उससे पूछा कि कल तुम किससे बात कर रहे थे? वो साफ साफ मुकर गया, नहीं मैं तो किसी से बात नहीं कर रहा था, कल तो मैं वहां गया ही नहीं। मैंने हंसते हुए उसके कंधे पे हाथ रखा और बोला, हाँ हाँ भाई ठीक है, तू नहीं गया था, तेरा भूत खड़ा था वहां। अब सच सच बोल जल्दी से, किससे बात कर रहा था? उसने कहा, नहीं, तुमने मेरे साथ किसी को देखा? मैंने कहा, नहीं। तो अगर तुमने मेरे साथ किसी को नहीं देखा तो इसका मतलब मैं भी वहां नहीं था। मैंने बोला, मुझे वहम नहीं हो रहा, मैंने अच्छे से एकदम सटीक तरीके से तेरी आवाज सुनकर भी तुझे पहचाना और तुझे देख करके भी तुझे पहचाना। जब हम लोग में इसी चीज को लेके थोड़ा बहसा बहसी होने लगी तो बाकी के दोस्तों ने समझाया, ठीक है भाई, अगर वो बोल रहा है वो नहीं था तो ठीक है, मान ले, और अगर तू गया था वहां तो तूने जाकर के इससे बात क्यों नहीं की? मैंने कहा, भाई मैं सोच रहा था जाकर उससे बात करूं, लेकिन वो किसी से बातें कर रहा था। मुझे लगा अगर उन्हीं लड़कों में से कोई होगा तो वो मुझे भी पकड़ लेगा कि भाई पार्टी दे पार्टी दे। इसीलिए मैंने वहां जाना ठीक नहीं समझा। मुझे लगा ये निपटा लेगा, लेकिन कई देर तक वहां खड़े रहने के बाद भी इसका तो बातचीत का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा था। लास्ट में परेशान होकर मैं ही वहां से चला गया। सारी चीजें बताने के बावजूद सारे दोस्तों ने मुझे समझाया, छोड़ भाई कोई बात नहीं, हो सकता उसका कोई पर्सनल मैटर हो, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि वो वहां था। बहुत बातचीत होने के बावजूद वो कुछ भी कबूल करने के लिए तैयार न था, और ऐसा तो वो कभी करता ही नहीं था। अगर उसने कोई चीज की होती थी तो वो हमारे सामने जरूर बताता था। यहाँ तक कि अगर उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई जिसे वो सबसे छुपाता था, वो भी चीजें हमें आकर बताया करता था। लेकिन आज पता नहीं क्यों छुपा रहा था। खैर, दोस्तों के कहने पे मैंने भी इस बात को टाल देना ही सही समझा। फिर हमारे बीच में ये डिस्कशन हुआ कि भाई अभी भी कुछ दिन तक शांत रहने में ही भलाई है, क्योंकि मार्केट में मेरे एक दोस्त को उन्हीं लड़कों में से कुछ लड़के मिले थे और वो लोग फोर्स कर रहे थे कि वहां अगर तुम लोग नहीं आओगे तो हम लोग पार्टी करना शुरू कर देंगे। मैंने उन लोगों को झूठ कह दिया कि हम लोगों ने वहां जाना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि पुलिस की पेट्रोलिंग की गाड़ी आजकल उधर भी आने लगी है। ये बात सुन के वो लड़के डर गए, जिसके वजह से हमारा फायदा हो गया है, लेकिन वो लोग एक बार क्रॉस चेक करने के लिए जरूर आएंगे, इसीलिए हमें उस जगह से दूर रहना पड़ेगा। और मैंने ये भी कह दिया है
कि हो सकता है कि गाड़ी लेकर वो लोग ना आए, इसीलिए पुलिस वाले पैदल भी वहां आ सकते हैं। तुम लोग भी वहां से थोड़ा दूरी बना के रखना। अगर वो लोग पैदल आएंगे तो आहट भी नहीं मिलेगी तुम्हें और भागने का मौका भी नहीं मिलेगा और शायद तुम लोग पकड़े भी जाओ। इन सारी चीज़ों से मैंने उन लोगों को डरा तो दिया है, लेकिन वो लोग भी हैं बहुत ढीठ, इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, ज़रूर आएंगे। इन सारी बातों के बीच मेरा वो दोस्त जो रात में अकेले में किसी से बात कर रहा था, वो बहुत शांत और चुपचाप होकर खड़ा था। फिर हम लोग सभी लोग घर चले गए और हम सभी ने फैसला तो कर ही लिया था कि हम लोग वहां नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ दिनों बाद मेरे उसी दोस्त की मम्मी मेरे घर आई और वो मुझसे पूछने लगी, बेटा मेरी कसम खा के कहो सच सच, तुम लोग रात में कहीं जाते हो क्या? मुझे लगा कि कहीं उसने पोल पट्टी तो नहीं खोल दी, लेकिन मैं डटा रहा। मैंने बोला, नहीं आंटी, मैं तो चुपचाप घर पे ही सोता हूँ, मुझे उसका नहीं पता। आंटी ने मुझे बहुत पूछा कि वो कहीं जाता है क्या, उसे कोई बुरी आदतें हैं क्या, वो क्या करता है, अकेले कहीं जाना आना करता है क्या। बहुत सारी चीज़ें पूछी। मैंने हर चीज़ को सिरे से नकार दिया, लेकिन आंटी के जाते के साथ मैंने अपने बाकी के तीनों दोस्तों को फ़ोन लगाया और पूछा तो पता चला आंटी उन तीनों के घर भी गई थी। हम तीनों को लगा कि उसने ज़रूर मुंह खोल दिया है और हम लोग एक दूसरे के घर आते जाते रहते थे, तो हम लोग उसके हाल चाल पूछने के बहाने उसके घर गए। जब हम लोग उसके घर के बाहर ही पहुंचे थे तो बहुत जोरों जोरों से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। हम लोगों को लगा कि ये आवाज़ें तो हमारे उसी दोस्त की हैं। हम लोग दौड़ते हुए अंदर पहुंचे। अंदर पहुंचे तो देखा वो बेड से बंधा हुआ है, उसकी आंखें लाल लाल दहक रही थीं, बाल बिखरे हुए थे और वो बहुत ही अजीब दिख रहा था, जैसे कि वो हमारा दोस्त हो ही ना। और उसके आसपास काफी धुनी रमाई जा रही थी, धुएं निकल रहे थे, आग जल रही थी और बाबा लोग कुछ कुछ कर रहे थे। मैंने सोचा आखिर ये क्या हो रहा है और हमारे दोस्त को क्या हो गया। अभी हम लोग आपस में बात करना शुरू ही कर रहे थे, तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया, ऐसा तब किया जाता है जब किसी पे कोई ऊपरी हवा, कोई ऊपरी शक्ति होती है। मुझे इस बारे में ज़्यादा कोई जानकारी नहीं थी। मैंने उसे साइड में ले जाके पूछना शुरू किया कि भाई ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और ये कैसे होता है। उसने मुझे बताया, भाई अगर तू कभी कहीं ऐसे गलत जगह चला गया या अलग अलग जगह पे, सुनसान जगह पे, या फिर सेंट लगा ले या फिर कोई अजीब सी बात कह दे, नॉनवेज लेके चला जा, मीठा लेके चला जा बहुत रात होने के बाद, और भी कई सारे कारण हैं जिसके वजह से ये सारी चीज़ें चिपट जाती हैं। मैंने बोला, भाई मीठा तो मैं भी बहुत पसंद करता हूँ, कहीं मेरे साथ भी तो ऐसा नहीं हो जाएगा। मेरे दोस्त ने कहा, सिर्फ मीठा खाने से नहीं हो जाता, उसके अलग अलग वजह होते हैं। बहुत बड़ा जानकार तो मैं भी नहीं हूँ, इसलिए मुझसे मत पूछ। जब बाबा अपना ये सारा कार्यक्रम खत्म कर लेंगे तो हम लोग उनसे बात करेंगे। तभी उस दोस्त की मम्मी हमारे पास आई और बोली, बेटा पता नहीं कुछ दिनों से ये बहुत ही अजीब बिहेव करता है, रातों में उठकर अचानक से कहीं चला जाता है, घर में आकर दिन दिन भर चीखता चिल्लाता है, ना कुछ खाता है ना पीता है, अजीब सा हो गया है। सारे डॉक्टरों को दिखा लिया हम लोगों ने, लेकिन कोई सुधार नहीं आया। फिर फाइनली आज ये तंत्र मंत्र करवाना पड़ रहा है। बाबाओं ने बताया कि इसके ऊपर किसी का साया है, इसीलिए मैं तुम लोगों से पूछ रही थी कि क्या रात में तुम लोग कहीं बाहर जाते हो और बाकी सारी चीज़ें। अब हमें ये बातें समझ में आ रही थीं कि उसने हमारी चुगली नहीं लगाई थी। उसकी हालत तो खुद में ही बहुत ख़राब थी और उसकी मम्मी परेशान होकर ये सारी चीज़ें हम लोगों से पूछ रही थी। अब हम लोग बताते भी तो क्या और छुपाते भी तो क्या, लेकिन अब छुपाना ठीक ना था। बाबा ने भी हम लोगों से आकर पूछा, क्या तुम लोग कुछ जानते हो? हम लोगों ने सोचा अगर नहीं बोला तो हमारा दोस्त और भी खतरे में जा सकता है। हम लोगों ने सारी चीज़ें बताना शुरू किया। सब कुछ बताने के बाद मैंने वो स्पेशल रात, जिस रात मैंने उससे किसी को कुछ कहते और सुनते सुना था,
लेकिन मुझे वो इंसान ही नजर नहीं आया जिससे वो इतनी देर तक बातें कर रहा था। इसीलिए मैंने वो सारी चीजें भी बाबा को बता दी, जिसके बाद बाबा को समझते देर नहीं लगी कि जब हम लोग वहाँ पे जाते थे और अकेले अकेले भी कभी कभी जाते थे, तो हम लोग तो उस तालाब से दूरी बना के रखते थे जब भी हम लोग अकेले होते थे, लेकिन वो अक्सर वहाँ एकदम अंदर तक चला जाता था, क्योंकि हम लोगों को वो जगह भी सजेस्ट उसी ने किया था। फाइनली बाबा को ये समझते देर नहीं लगी कि वहीं पे किसी शक्ति ने इसे जकड़ लिया है, और बाबा के थोड़े तंत्र मंत्र के बाद उसने भी बकना शुरू कर दिया, क्योंकि अब बाबा को बेसिक कहानी हाथ में आ गई थी। और जब तक आपको किसी भी चीज़ के बैकग्राउंड की स्टोरी ना पता हो तब तक आप कमज़ोर रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप किसी भी चीज़ की बैकग्राउंड की स्टोरी जान जाते हैं आपके पास पावर्स बढ़ जाते हैं। और बाबा के साथ भी यही हुआ। बाबा ये तो समझ चुके थे कि जो भी हुआ है उसी तालाब के पास, और बाबा ये भी जानते थे कि वो तालाब कोई आम तालाब नहीं है, जो बात हम लोग नहीं जानते थे। और एक बात ये भी थी कि वहाँ शाम होने के बाद लोग इसलिए नहीं जाते थे क्योंकि बाकियों को ये बात पता थी कि वो जगह हॉन्टेड है, वहाँ ऊपरी शक्तियों का साया है। लेकिन हम लोगों को ये ना पता होने के कारण हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी भी खतरे में डाल दी थी और भी कई लोगों की। फिर बाबा ने तंत्र मंत्र किया और उसने बकना शुरू किया कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। हम लोगों ने सोचा नहीं छोड़ूंगी, ये लड़का से लड़की कब हो गया। मेरे दूसरे दोस्त ने कहा ये नहीं है, इसके अंदर जो है वो बोल रही है। फिर मैं चुपचाप साइड में खड़ा हो गया। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन क्यूरियस इतना ज़्यादा था, इसलिए मैं चुपचाप डरते डरते भी वहीं खड़ा रहा। मैंने सब कुछ देखा। वो कह रही थी ये मेरे पास आया था, मैं इसके पास नहीं गई थी, मुझे ये पसंद आ गया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, ये रोज मुझसे मिलने आता था और इसी वजह से मुझ पे इसका हक और इस पे मेरा हक हो चुका है। तुम लोग कोई भी कोशिश कर लो, कितनी भी कोशिश कर लो, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, ये मेरे साथ जाएगा। बाबा ने भी हार नहीं मानी। काफी तंत्र मंत्र और झाड़ फूक के बाद उस लड़की या औरत के रूह को मेरे दोस्त से अलग कर ही दिया। और उसके बाद बाबा ने कुछ कुछ चीज़ें दी जो कि मेरे दोस्त के प्रिकॉशन के लिए थी, जिससे कि दोबारा ऐसी कोई शक्ति उसके आसपास ना भटक सके। और हम लोगों को भी हिदायत दी कि दोबारा तुम लोग शाम होने के बाद वहाँ आसपास भी नहीं भटकोगे, क्योंकि तुम लोगों ने बहुत बड़े खतरे को छू कर वापसी की है। वहाँ एक दो शक्ति नहीं, बहुत सारी शक्तियाँ हैं। वो तो तुम्हारे दोस्त की किस्मत अच्छी थी, सिर्फ एक ही ताकत उसके पीछे पड़ी। अगर वहाँ बार बार इंसान जाए तो वो लोग तुम्हारे घर तक भी तुम्हारा पीछा करते हुए आ सकते हैं। तो तुम लोग एक बार लकी हो सकते हो, बार बार नहीं। हम लोगों ने भी बाबा की बात सुनी और हम लोग रात में वहाँ तो क्या कहीं भी नहीं जाते थे। अब हम लोगों ने रात में बाहर निकलना ही बंद कर दिया। शाम तक सारी दोस्ती यारी होती थी, उसके बाद कोई दोस्ती यारी नहीं। और अब तो मैं उस शहर से दूर हूँ, लेकिन आज भी ये मंजर मेरे दिमाग से जाता नहीं। पता नहीं वो क्या था और क्यों था, लेकिन आज भी मैं बहुत देर रात किसी सुनसान रास्ते पे या किसी सुनसान जगह पे नहीं जाता। मुझे लगता है कि वहाँ अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो यहाँ भी तो हो सकता है। हालांकि अब मैं नौकरी कर रहा हूँ और काफ़ी इंडिपेंडेंट हूँ। मेरे यहाँ पे भी काफ़ी दोस्त हैं और वो बचपन वाले दोस्त भी मिलने आते जाते हैं, लेकिन हम लोग इस बारे में अब कभी डिस्कशन नहीं करते। खैर, इस कहानी में बस इतना ही। लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इन सारी चीज़ों के पीछे किसकी गलती थी और आखिरकार ये सारी चीज़ें हुई ही क्यों। क्या ये लोग जो रात में निकलते थे वो गलत था या सही, और इनके दोस्त के साथ ये हादसा कब हुआ, क्योंकि ये लोग भी तो वहाँ अक्सर आया जाया करते थे। खैर, बाकी की बातें बाद में। अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की ओर। मेरा नाम मृणाल है और ये कहानी मेरे दोस्त मुग्धा की है। ये बात तब की है
जब मैं और मुग्धा एक ही कॉलेज में साथ साथ पढ़ते थे। मुग्धा बहुत सीधी सादी और सिंपल लड़की थी, लेकिन बहुत खूबसूरत भी। उसकी मासूमियत और खूबसूरती देख के कई बार तो मेरा दिल भी उस पे आ जाता था, और कॉलेज के लड़कों का दिल उस पे आना तो आम सी बात हो गई थी। लेकिन वो किसी को भी एंटरटेन नहीं करती थी। वो हमेशा अपने स्टडीज पे और अपने फैमिली पे ध्यान देती थी। उसका पूरा फोकस उसके करियर पे था। वो नहीं चाहती थी कि इन बेकार की चीज़ों की वजह से उसके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो। वो अपने माता पिता को बहुत ज़्यादा मानती थी और रिस्पेक्ट भी करती थी। इसीलिए वो कभी भी अपने माता पिता को झूठ नहीं कहती थी। अगर हम लोग उसे कहते भी थे कि चल यार कॉलेज में बंक मारकर मूवी देखने चलते हैं, तो वो कहती थी रुक मैं अपने मम्मी को फ़ोन करके बता देती हूँ। आखिर कॉलेज में कौन अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके ये सारी चीज़ें बताता है। हम लोग तो यही सोचते थे, क्योंकि किसी के मम्मी पापा भी तो परमिशन देंगे नहीं। काफ़ी बार तो ऐसा करने पे हम लोगों ने प्लान ही कैंसिल कर दिया। लेकिन एक बार हम लोगों ने भी चेक करने के लिए कि क्या सच में इसके पेरेंट्स इसको मूवी देखने की इजाज़त देंगे, हम लोगों ने भी कह दिया हाँ ठीक है, तू अपने मम्मी को फ़ोन करके पूछ ले। उसने मम्मी को फ़ोन लगाया और उधर से जवाब हाँ आया। उसने आके हमें कहा मम्मी ने बोल दिया है कि मैं तुम लोगों के साथ मूवी देखने जा सकती हूँ, तो चलो अब कहाँ चलना है। हमें ये आश्चर्य हो रहा था कि कोई पेरेंट्स इतने लिबरल भी हो सकते हैं, इतना ज़्यादा लिबर्टी भी दे सकते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि हम ही लोग गलत हैं। हो सकता है हम लोग भी अपने पेरेंट्स से पूछें तो वो लोग भी कह दें, वो भी हमें परमिशन दे दें। खैर हम लोग ज़्यादा भावनाओं में ना बहकर पेरेंट्स को ना बताने का फैसला किया। तो हम लोग जैसे चलते थे हम लोग चलते रहे, और वो जैसे चलती थी वो वैसे ही चलती रही। लेकिन कॉलेज में हमेशा आए दिन कोई ना कोई लड़का उसे परेशान करते रहता था, लेकिन वो इस तरीके से इग्नोर मारती थी कि कुछ दिन बाद लड़कों को खुद ही पीछे हटना पड़ता था। धीरे धीरे कॉलेज में ये बात चर्चित हो गई थी कि ये खूबसूरत तो बहुत है, लेकिन शायद घमंडी भी है। कुछ का कहना था घमंडी है, कुछ का कहना था बहुत ज़्यादा स्टूडियस है, कुछ कुछ और। लेकिन बातें बहुत थीं, क्योंकि लड़कों की नज़र तो उस पे थी ही बहुत समय से। हाँ, लेकिन उसके नज़र में कोई भी लड़का नहीं था। उसके नज़र में सिर्फ किताबें थी और उसके कुछ दोस्त, हम लोग। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच हमें बड़ा मज़ा आता था ये सारी चीज़ें देखने में। धीरे धीरे हमें पता चला कि बाकी के लड़के जो इसके पीछे लगते थे, कुछ दिनों बाद यूं ही पीछे नहीं हट जाया करते थे। कॉलेज में कोई ऐसा लड़का था जो कि उन सबकी पिटाई कर दिया करता था, जिसके वजह से वो लोग पीछे हट जाया करते थे। अब हमें और भी मज़ा आने लगा था। हम लोगों ने उसे भी ये सारी बातें बताई, लेकिन उसे इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर धीरे धीरे उसने भी हमें कुछ बताया कि जब भी वो लाइब्रेरी में अकेले होती है, तो किसी किताब के बीच में, या फिर उसके टेबल के पास, या फिर उसके घर के बाहर उसे गिफ्ट्स, रोज़, लेटर्स, कार्ड्स, ये सारी चीज़ें मिलते रहती हैं। लेकिन वो इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देती। पहले तो वो इन सारी चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाती थी, लेकिन फिर उसे लगा कि अगर ये सारी चीज़ें किसी और के लिए होंगी और यूं ही बाहर पड़ी रहेंगी तो ये भी ठीक नहीं है। लेकिन जब उसने उन सारी चीज़ों को चेक किया, तो पता चला ये सारी चीज़ें उसी के लिए थी। उसने जब हमें ये सारी चीज़ें बताई, तो हम लोग भी बहुत खुश हो गए। हम लोगों ने कहा हमें भी दिखाओ। जब हम लोगों ने देखा, तो उसमें एक से एक गिफ्ट्स थे। हम लोग भी आहें भरने लगे, काश कोई आशिक हमारे लिए भी ये सब करता। फिर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बढ़ने लगीं, और हम लोग भी अब उन गिफ्ट्स का और लेटर्स का इंतज़ार करने लगे थे। हम लोग ये जानने के लिए बहुत बेचैन थे कि आखिर इन सारी चीज़ों के पीछे है कौन। कौन है जो इसके सारे आशिकों को मार के भगाता है? कौन है जो ये सारे गिफ्ट दे के जाता है? हमें तो अब ये भी लगने लगा था कि वो आशिकों को भगाने वाला और गिफ्ट्स देने वाला दोनों एक ही हो सकता है, क्योंकि वो भी सामने नहीं आता और ये भी सामने नहीं आता। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें
हमें कंफर्म होने लगी कि हो ना हो ये दोनों एक ही इंसान हैं, लेकिन कभी भी कोई भी सामने ही नहीं आता था। हम लोग भी बहुत बेचैनी के साथ कॉलेज करने से ज़्यादा इन सारी चीज़ों में दिमाग लगाते थे, लेकिन हमारी दोस्त जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा मशरूफ़ थी, वो अपने पढ़ाई में इसी तरह लगी रही। हम लोगों ने कहा, अगर तू एक लेटर लिख दे तो वो ज़रूर सामने आ जाएगा। वो शायद बस इसीलिए सामने नहीं आता क्योंकि उसे लगता है कि तुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर तू एक लेटर लिख दे तो वो सामने आ जाएगा, तुझे भी शांति मिल जाएगी और हमें भी। हमारी दोस्त ने कहा, नहीं, मुझे इन सारी चीज़ों में पड़ना ही नहीं है और मैं तो उसे ढूंढ ही नहीं रही, तो मुझे शांति क्या और अशांति क्या। ये सारी चीज़ें कहकर मुग्धा ने हमारे दिल पे तो पत्थर चला दिया था और शीशे सा दिल टुकड़ा टुकड़ा हो चुका। हम लोगों ने मुग्धा को मनाने की कई कोशिशें की, लेकिन वो नहीं मानी और बहुत अच्छे नंबरों से पास होते रही। हालांकि उसके ग्रेड्स और बेटर हुए जा रहे थे। हम लोग कांस्टेंट थे, ना बहुत ऊपर बहुत नीचे, बराबर में ही चल रहे थे। बस जो ग्रेड्स आते थे, मतलब पास होने से थोड़ा अच्छा नंबर, वही आ रहे थे। हम लोग कांस्टेंट थे, लेकिन दिमाग में कांस्टेंट नहीं। दिमाग से तो ये बेचैनी जा ही नहीं रही थी कि आखिर कौन है ये मिस्ट्री बॉय। इसी पढ़ाई और प्यार के बीच कॉलेज में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे। एक दिन पता चला, जब हम लोग सुबह सुबह कॉलेज गए तो लड़ाई झगड़े में किसी लड़के की मौत हो गई थी। हमें बहुत अजीब लगा क्योंकि ये लड़ाई झगड़े, हाथ पैर तोड़ना, सिर फोड़ना, इतने तक तो हम लोगों ने देखा था, लेकिन किसी की मौत हो जाना बहुत बड़ी और बहुत बुरी बात थी। हमें ये बात सुन के अच्छा ना लगा, लेकिन कॉलेज बंद था। हम लोग वहाँ से चले गए। वहाँ से कुछ दूर जाने के बाद हम लोगों ने मुग्धा से कहा, देख, ये सारी बातें सुनकर और देखकर मूड बहुत ऑफ हो गया है। चल कहीं घूम के आते हैं ताकि कुछ बेटर लगे। वो हमेशा की तरह जैसे अपने मम्मी को फ़ोन लगाती थी, उसने अपने मम्मी को फ़ोन लगाया और मम्मी से कहा, मम्मी मैं इन लोगों के साथ घूमने जा रही हूँ, कॉलेज बंद है। उसने एक एक चीज़ बताई। मम्मी ने कहा ठीक है। उसने मम्मी की परमिशन ली और वो हमारे साथ घूमने के लिए चली गई। हम लोग घूम फिर कर शाम को कॉलेज से वापस आने के समय पे ही घर वापस चले गए। उसके बाद कुछ दिन यूं ही सब कुछ चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे इन्हीं सारी चीज़ों में हमारी पढ़ाई लिखाई और एग्ज़ाम्स भी नज़दीक आ चुके थे। हम लोग अपने एग्ज़ाम्स में बिज़ी हो गए। एग्ज़ाम देकर बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई मुग्धा। हम लोग भी पास हो गए थे और अब हम लोग लास्ट ईयर में पहुंच चुके थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मुग्धा हमेशा की तरह पढ़ने में बहुत तेज और आज्ञाकारी साबित हो रही थी, जिस बात पे हमें कोई आश्चर्य न था। लेकिन एक दिन खबर आई कि मुग्धा कॉलेज नहीं आ रही। ये बहुत आश्चर्य की बात थी, क्योंकि मुग्धा कभी भी कॉलेज मिस नहीं करती थी, चाहे वो बुखार में हो, बीमार हो, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए। हम लोगों ने पता करने की कोशिश की कि आखिर मुग्धा कॉलेज क्यों नहीं आ रही। पता चला, वो माँ जिससे वो हर एक चीज़ के लिए परमिशन लिया करती थी, उनका देहांत हो चुका है। अब उसकी मम्मी इस दुनिया में नहीं थी और इस चीज़ का कैसा असर पड़ने वाला था, यह हम लोग भी नहीं जानते थे। लेकिन हमें ये ज़रूर पता था कि ये सब देखकर मुग्धा पूरी तरीके से टूट चुकी होगी। हम लोग तुरंत मुग्धा के घर पहुंचे और उसे सहानुभूति देने की कोशिश करने लगे, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो एक लाश बन चुकी है। ना ही वो हंस रही थी, ना ही वो बोल रही थी, ना ही वो कोई एक्टिविटी कर रही थी। एक टक से अपनी माँ को देखे जा रही थी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि वो कुछ कहे, कुछ बोले, लेकिन उसने अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकाला। उसके बाद धीरे धीरे समय हुआ और उसके माँ के बॉडी को ले जाया गया। अंतिम संस्कार भी हो गया। मुग्धा यूं ही बैठे रही। हम लोगों को भी अब घर जाना था। हम लोग भी बहुत ज़्यादा देर रुक नहीं सकते थे। हम लोग घर चले गए। अगले दिन का कॉलेज किया। कॉलेज करके वापस गए। मुग्धा वैसे ही बुद्ध बनी बैठी थी। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि वो बोले, हंसे, कुछ करे, कुछ नहीं तो रोए, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। हम लोग रोज जाकर यही सारी कोशिशें करते रहे। मुग्धा बुद्ध बनी रही। धीरे धीरे
कई महीने बीत गए, लेकिन एक दिन हमें पता चला कि मुग्धा वापस नॉर्मल होने लगी है। हम लोग मुग्धा से मिलने के लिए गए। मुग्धा से मिलने के बाद हमें पता चला कि कोई लड़का है जो कि उसे लाइब्रेरी के पास मिला था, क्योंकि उसके पिताजी ने कहा था तुम जो ये सारी बुक्स लेकर आई हो, कम से कम इन्हें लौटाने के बहाने ही घर से बाहर निकल जाओ। उसने अपने पिताजी की बात सुनते हुए लाइब्रेरी जाने का फैसला किया, और जब वो लाइब्रेरी गई तो वहाँ उसे कोई मिला जिसने उससे इस तरीके से बात की जिसके वजह से धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती हो गई। पहली बात तो ये कि मुग्धा और एक लड़के से दोस्ती, ये बहुत आश्चर्यजनक बात थी, लेकिन हमें इससे ज़्यादा खुशी इस बात की थी कि हाँ, कम से कम अब मुग्धा नॉर्मल थी। हम लोगों ने मुग्धा से कई सारी डिटेल्स पूछे। हम लोग तो खुश थे कि वो अब पहले से बेटर है, लेकिन ये जानना भी ज़रूरी था कि आखिर वो किससे मिलजुल रही है। काफ़ी बात करने के बाद उस लड़के के बारे में मुग्धा ने बहुत कुछ बताया, और हम लोगों को ये साफ साफ समझ में आ रहा था कि मुग्धा उसे दोस्त से ज़्यादा मान रही है, लेकिन मुग्धा को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो लड़का अब इसके दोस्त से ज़्यादा हो गया है। धीरे धीरे इन लोगों में प्यार परवान चढ़ने लगा, लेकिन किसी ने भी उस लड़के को देखा नहीं। बहुत कोशिश करने के बाद और बहुत मिन्नतें करने के बाद मुग्धा बोली ठीक है, मैं उससे पूछकर तुम लोगों को बताऊंगी कि वो तुम लोगों से मिलना चाहता है कि नहीं, क्योंकि उसका कहना यही है कि मुझे ज़्यादा लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं है, वो किसी से मिलना जुलना नहीं चाहता। हम लोगों ने कहा कि अगर जीजा जी को देखेंगे नहीं तो अप्रूव कैसे करेंगे। काफ़ी हंसी मजाक के बाद वो उससे मिलने वापस गई। हम लोगों ने उसका पीछा भी किया, लेकिन कोई नज़र नहीं आया, और मुग्धा भी गायब हो गई और पीछे से आके धप्पा करके बोली कि कितने भी पीछे पीछे आ लो, लेकिन वो नहीं नजर आएंगे। फाइनली हम लोगों ने उसी से रिक्वेस्ट की, प्लीज़ एक बार मिलवा दो। उसने कहा ठीक है, मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगी, अभी फ़िलहाल मुझे पढ़ाई करनी है, हफ्ते भर हम लोग नहीं मिलेंगे। हम लोगों ने में हामी भर दी। इसके बाद 3 दिनों तक हम लोग नहीं मिले, लेकिन 4th डे उसके पिताजी का फ़ोन आया और उन्होंने कहा पता नहीं, देखो मुग्धा को फिर से क्या हो गया है। हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। हम लोग तुरंत भागते दौड़ते उसके घर पे पहुंचे। जब वहां पहुंचे तो देखा मुग्धा फिर से उसी अवस्था में पड़ी हुई है, ना कुछ बोल रही है ना कुछ सुन रही है, लेकिन इस बार उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। हम लोगों ने बहुत पूछने की कोशिश की, वो कुछ बता नहीं पा रही थी। काफ़ी देर तक उसके पास बैठे रहने के बाद जब धीरे धीरे करके सारी सहेलियां चली गईं और सिर्फ मैं और मुग्धा बची, तब वो मुझसे लिपट कर रोने लगी और उसने बताना शुरू किया कि तुम लोग के जिद करने के बाद मैंने भी उससे बहुत जिद की। वो मुझे बहुत जिद करने के बाद अपने घर का पता देने के लिए तैयार हो गया, और लेकिन अपने घर का पता देते हुए उसने कहा तुम वहां कभी नहीं जाओगी, और अगर कभी किसी भी वजह से तुम्हें कुछ पता चले तो ज़्यादा शॉक्ड मत होना, क्योंकि हो सकता है आगे चलकर तुम्हें कुछ ऐसी बातें पता चलें जो तुम्हारे लिए और मेरे लिए अच्छी ना हो, और हमारे रिलेशन के लिए भी। खैर, मुग्धा को ये बातें समझ में तो नहीं आई थी, लेकिन उसने उसके बात को ना मानते हुए उसके घर जाके एक बार चेक करने का फैसला किया। जब वो उसके घर गई तो वहाँ एक बुजुर्ग से आदमी ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने बोला कि आप कौन हो बेटा? मैंने बताया मैं ये हूँ, मेरा नाम मुग्धा है और बाकी सारी चीज़ें। फिर उन्होंने पूछा तुम कहाँ पढ़ती हो? जब मैंने अपने कॉलेज का नाम बताया तो उन्होंने बोला मेरा बेटा भी वहीं पढ़ता था। तो मैंने पूछा आपका बेटा वहाँ पढ़ता था क्या, अब वो किसी और कॉलेज में पढ़ता है? उन्होंने बोला नहीं, अब मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं है। कुछ दिन पहले कॉलेज में हुए लड़ाई झगड़े में मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। उनका बेटा अब मर चुका था। ये बात सुनकर मुग्धा को लगा कि हो सकता है मैं किसी गलत एड्रेस पे आ गई। मैंने उसका नाम लेकर अंकल से पूछा। उसके बाद अंकल ने बताया हाँ वही तो मेरा बेटा था। जब मैंने उसकी तस्वीर देखी तो ये पूरी तरीके से साफ हो चुका था कि हाँ वही था जो इतने दिनों से
मुझसे मिल रहा था, बातें कर रहा था और मेरे साथ घूम रहा था। वही था जिसने मेरे इतने बुरे समय में मेरा साथ दिया था और मुझे इतने बड़े शौक से बाहर निकाला था। लेकिन ये कैसे हो सकता था कि जो काफ़ी दिनों पहले मर चुका था, वो उसके बाद मुझसे मिलकर, मुझसे दोस्ती करके और घूमना फिरना और ये सारी चीज़ें कर सकता था। ये चीज़ें मेरे समझ के बाहर थी। ये सारी चीज़ें बताते बताते मुग्धा फिर से रोने लगी और अब ये सारी चीज़ें मेरे भी समझ के बाहर थी कि ये कैसे हो सकता है। मुग्धा के बताने पे मैंने उससे बोला, चल तैयार हो, एक बार मैं भी चल के चेक करना चाहती हूँ। मैं जब वहाँ गई और मैंने देखा तो मैंने उस तस्वीर को देखते के साथ पहचान लिया कि हाँ, ये वही लड़का तो था जो कॉलेज में मरा था। क्योंकि मैंने उस लड़के की पहले भी कॉलेज में तस्वीर देखी थी, लेकिन किसी ने अगले दिन उस तस्वीर को निकाल दिया था, इसलिए मुग्धा और बाकी लोग नहीं देख पाए। मैं अंदर जाकर जब उस दिन चेक कर रही थी कि कॉलेज किस लिए बंद है, तो मैंने देखा था ये वही लड़का है जिसकी मौत हुई थी उस दिन कॉलेज में, लड़ाई झगड़े में। लेकिन ये सारी चीज़ें होने के बाद अब बहुत बड़े सवाल हमारे सामने खड़े हो गए थे। क्या मुग्धा के दिमाग में कोई प्रॉब्लम होने की वजह से ऐसा हुआ, या हम लोगों में कोई प्रॉब्लम है? अगर वो लड़का मर चुका था तो वो इसके पास क्यों आया, और बाकी सारी बातें। लेकिन एक चीज़ इन सारी चीज़ों में बहुत अजीब थी कि जब से ये सारी चीज़ें हुई थी, तब से वो जो कि ग्रीटिंग्स और गिफ्ट्स भेजता था, वो गिफ्ट्स और ग्रीटिंग्स भी आना बंद हो गए थे। अब सवाल ये उठता है कि ये सारी चीज़ें क्या आपस में कनेक्टेड हैं या नहीं, ये तो हम लोग नहीं समझ पाए। लेकिन आज भी मुग्धा इस सदमे से बाहर नहीं निकल पाई। अभी भी हम लोग कभी कभी मिलते हैं तो वो हमेशा खोई खोई सी रहती है। कभी कोई बात उसे समझ में नहीं आती, कोई बात सुनाई नहीं देती और किसी बात पे वो रिएक्ट ही नहीं कर पाती। हालांकि हमारा भी कुछ ऐसा ही आलम था, हम लोग भी कुछ चीज़ों को लेके आज तक कंफ्यूज हैं। खैर, आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है वो लड़का कौन था, और अगर वो मर चुका था तो वो मुग्धा जी के पीछे पीछे क्यों गया? कौन था वो सीक्रेट लवर जो उन्हें गिफ्ट्स और बाकी सारी चीजें भेजा करता था? वो कभी इनके सामने क्यों नहीं आया? और अगर इनके लाइफ में इतना कुछ बुरा हो ही चुका था, तब तो उसको सामने आ ही जाना चाहिए था। खैर, इन सवालों का जवाब मैं आप पे छोड़ता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि इस कहानी की मिस्ट्री क्या थी। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे ऐसी ही एक मनोरंजक कहानी के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।